गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को नमस्कार, सुप्रभात। आपका लेसन चल रहा था महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता के बारे में मैंने आपको बताया था कि महासागरीय जो लवणता होती है वो NaCl की और इसके साथ कुछ और तत्व है, उनके कारण इनका लवणता में खारापन और नमकीन लगता है। तो जो जल है नदी का या समुद्र का, दोनों का आप देखेंगे तो शुद्ध जल के रूप में हम नदी के जल को मानते हैं, जबकि खारे जल के रूप में हम समुद्र के को मानते हैं। समुद्र का जल ना तो पीने योग्य होता है ना कृषि के लिए काम आता है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी जलवायु, हमारी पूरे एनवायरनमेंट को यदि प्रभावित करता है तो वो सबसे ज़्यादा आपके समुद्री जल ही करता है। तो इसमें लवणता का जो भाग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको बताया था लगभग 35% इसमें लवणता मानी गई है। प्रतिशत का आपको पता ही है कि ये 1000 ग्राम पर माना जाता है, इसलिए यहाँ पर 2 बिंदी लगेंगी। नीचे वाले में 100 पर होता तो आपका इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ तक आपकी बातें हमने कर चुके थे। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से जो लवण है, मुख्य रूप से हमने माने थे कि लगभग 47 प्रकार के विभिन्न लवण होते हैं, लेकिन उनमें से हमने 7 लवणों का मुख्य रूप से आपका वर्णन किया था, जिसमें सर्वाधिक मात्रा आपकी सोडियम क्लोराइड की थी और उसके बाद आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड की थी। तो इस प्रकार से कुछ मात्राएं हमने ली थी और साथ ही हमने ये भी बताया था कि कौन कौन से स्रोत है जो लवणता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपको कि लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसी प्रकार लवणता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। देखो एग्जाम में इन दोनों पॉइंटों में से, ये दोनों लेसनों में से एक लेसन का कुछ न कुछ पॉइंट जरूर आता है, चाहे वो लवणता से संबंधित हो या तापमान से संबंधित हो। 100% ये एग्जाम में आता जरूर है। चाहे तापमान से संबंधित आपको प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए जाए या स्रोत पूछ लिए जाए या कुछ और कारण पूछ लिए जाए, साथ ही लवणता कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी हुई है या स्रोत कौन से है या इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से है या इसके क्षेत्रीय विस्तार क्या है, इन चीज़ों के बारे में चर्चाएँ आपसे एग्जाम में होती है। तो अभी अपन बातें करेंगे आपसे प्रभावित करने वाले कारकों में, और प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है बाष्पीकरण या तापमान। बाष्पीकरण या तापमान। और देखो लवणता की हम बातें कर रहे हैं और लवणता में हमने बात की है बाष्पीकरण। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 2 शब्दों की, बाष्पीकरण और दूसरा शब्द होता है आपका बाष्पोत्सर्जन। दोनों में आप अंतर बताएंगे तो बाष्पीकरण कैसे कहते हैं और बाष्पोत्सर्जन कैसे कहते हैं। जो बाष्पीकरण की हम बातें करेंगे, बाष्प से बना हुआ है, तो मतलब जैसे यहाँ पर एक पॉन्ड है या जलाशय है और तेज ताप सूर्य का प्रकाश इस पर गिर रहा है, तो इसका जल गर्म होकर क्या बनेगा, भाप बनेगा, बाष्प बनेगा और बाष्प बनकर ऊपर की ओर चला जाए। क्योंकि कोई भी वस्तु हो जब वो हल्की होती है तो ऊपर की ओर जाती है और भारी होती है तो नीचे की ओर बैठती है। तो यहाँ पर जल भारी है और बाष्प हल्की है, तो बाष्प हल्की होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया चालू होती है, तो ये बाष्प है और बाष्प हल्की होकर ऊपर की ओर चली गई, ऊपर जाकर ये जैसे, अब देखो हल्की होगी तो ऊपर जाएगी और हल्की होकर ऊपर जाएगी। कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी तो वो क्या होगी, ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगी, भारी होगी, और भारी होगी तो वो संघनित होगी, मतलब एक जगह इकट्ठी होती चली जाएगी और किसका रूप धारण कर लेगी, बादल का रूप धारण कर लेगी और हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है।
ये तो है आपका वाष्पीकरण। दूसरा पॉइंट आता है आपका बाष्पोत्सर्जन का। बाष्पोत्सर्जन की यदि हम बातें करें तो बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की बातें करते हैं। जैसे केशिकत्व नियम यहाँ पर लगता है। केशिकत्व नियम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा दीपक या दिया वगैरह जो होते हैं उनमें हम तेल नीचे की ओर डालते हैं और लौ ऊपर की ओर जलती है। उसमें एक रेशे से दूसरे रेशे तक तेल आपस में अपने आप को संघनित करता चला जाता है और ऊपर अपनी लौ को जला देता है और नीचे का तेल धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। उसमें कोई मोटर पंप नहीं लगा होता कि वो मोटर पंप लगा दिया और जल ऊपर की ओर चला गया। इसमें ये केशिकत्व नियम होता है। ये बाष्पोत्सर्जन क्रिया है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है कि नीचे का जल ऊपर की ओर ऑटोमेटिक ही केशिकाओं के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा ऊपर की ओर पहुंचा दिया जाता है और ऊपर की ओर पहुंचाकर और वो पेड़ को हरा भरा रखते हैं और ये पेड़ पौधे हरे भरे रहकर और उसको वापस से कहाँ पहुंचा देते हैं, वायुमंडल में पहुंचा देते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है आपकी बाष्पोत्सर्जन की। लेकिन यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं बाष्पीकरण की। अब आप प्रभावित करने वाले कारकों में हम देखेंगे कि यदि किसी जगह पर गर्मी अधिक है और किसी जगह पर शीतकाल है तो बताइए आपकी बाष्पीकरण की क्रिया कहाँ अधिक होगी। बाष्पीकरण की क्रिया कहाँ अधिक होगी, जहाँ पर तापमान उच्च होगा। जहाँ पर तापमान अधिक होगा उस जगह पर बाष्पीकरण भी अधिक होगा। इसीलिए आप देखते हैं ग्रीष्म काल में बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है और इसीलिए ग्रीष्म काल के बाद आपका वर्षा काल आता है। तो यहाँ पर है तापमान अधिक होगा तो बाष्पीकरण अधिक होगा, तापमान कम होगा तो बाष्पीकरण भी कम होगा। तो जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा और बाष्पीकरण जब अधिक होगा तो हम देखते हैं कि जो जल की बूंदें हैं वो कैसी होगी, यहाँ पर शुद्ध होंगी। तो शुद्ध जल ऊपर की ओर चला गया। अब गया लवण, इसके आप देखते हैं जो भाप बन के ऊपर उठता है उसमें लवण नहीं होते, वो शुद्ध जल माना जाता है। तो यहाँ पर लवण की मात्रा यहाँ पर नहीं है तो लेकिन तो अब नीचे क्या होगा, लवण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर शुद्ध जल तो ऊपर चला गया, लवण क्या नीचे बैठे रह गए। तो जहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा या तापमान अधिक होगा वहाँ पर लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। लवणता भी क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। बाष्पीकरण अधिक है तो तापमान अधिक है तो बाष्पीकरण अधिक है और बाष्पीकरण अधिक है तो लवणता अधिक है। लवणता क्यों अधिक है, क्योंकि शुद्ध जल तो ऊपर चला गया और लवण नीचे बैठे रह गए। तो महासागरों में क्या होगा, उस जगह पर लवणता की अधिकता होगी। तो प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट आता है आपका बाष्पीकरण। तापमान, बाष्पीकरण और लवणता एक सिक्के के ही पहलू है और ये जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर बाष्पीकरण भी अधिक होगा और जहाँ पर बाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर लवणता भी अधिक होगी। तो हम मान सकते हैं कि कर्क एवं मकर रेखा में और साथ ही आपके भूमध्य रेखा, ये तीनों पर क्या होगा कि लवणता अधिक पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होता है, सीधा चमकता है। यहाँ पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए इन जगहों पर क्या होगा। और मुख्यतः हम कह सकते हैं कि कर्क मकर रेखा के मध्य का जो भाग है वहाँ पर क्या होगा, लवणता अधिक पाई जाएगी। अगला पॉइंट आता है इसमें वर्षा। जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पर लवणता कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो हमने बताया था अभी शुद्ध जल ऊपर चला जाता है, शुद्ध जल ऊपर जाकर क्या बना लेगा, बादल बना लेगा और बादल बना के क्या करेगा, वर्षा करेगा। वर्षा कहाँ पर आएगी, धरातल पर आएगी और धरातल से किस में जाएगी, नदी में जाएगी
और नदी से किस में जाएगी, सागर में जाएगी, महासागर में जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया में कैसा जल आया, शुद्ध जल। अब यहां पर क्या है, खारा जल है, यहां पर खारा जल है और यहां पर शुद्ध जल है। अब शुद्ध जल खारे जल में आकर मिलेगा तो इस खारे जल की प्रतिशतता को क्या कर देगा, कम कर देगा, कम कर देगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर लवणता क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। समझे या नहीं समझे? वर्षा अधिक है तो लवणता क्या होगी, कम होगी। तापमान अधिक है तो लवणता अधिक होगी, लेकिन वर्षा अधिक है तो वहां पर क्या होगा तापमान यानी लवणता कम पाई जाएगी। तो ये एक फैक्टर है। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है, अब इसमें आप बातें करेंगे भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा पर वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक रहता है। तापमान अधिक होगा तो खारापन बढ़ेगा, वर्षा अधिक होगी तो खारापन कम होगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है। तो यहाँ पर एवरेज सामान्य लवणता पाई जाएगी। तो ऐसे बहुत से अपवाद है जो आपके इस ज्योग्राफी में आते रहते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी अपवाद चलते हैं। तो हम बातें कर सकते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर लवणता कम पाई जाएगी, क्योंकि वर्षा में शुद्ध जल होता है और शुद्ध जल जब खारे जल में जाके मिलेगा तो उस खारे जल की मात्रा को कम कर देगा और इससे उसकी क्या होगी, प्रतिशतता कम हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और लेते हैं। पवने एवं धाराएं। यदि पवने एवं धाराओं की हम बातें करें, पवन और धाराओं की बातें करें, तो पवन या धाराएं है वो गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की होती है। अब देखो, जहाँ पर ठंडी हवाएं चलेंगी या धाराएं चलेंगी उस जगह पर लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जहाँ पर गर्म चलेंगी वहाँ पर क्या होगी, लवणता बढ़ जाएगी। क्यों? गर्म चलेंगी तो वहाँ पर बाष्पीकरण होगा तो लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, और ठंडी चलेंगी तो वो नीचे की ओर बैठेगी और उस जगह पर क्या होगा कि लवणता, क्योंकि बाष्पीकरण होगा ही नहीं तो वहाँ पर लवणता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम बातें पवन एवं धाराओं के रूप में कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके इसमें आते हैं, जो आपको यानी महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। एक पॉइंट और भी है, महासागरीय जल का संचरण। महासागरीय जल का संचरण और धाराएं, बात एक ही है कि जल किस प्रकार का है, ठंडा है या गर्म है। यदि जल गर्म है तो वहाँ पर लवणता बढ़ने के चांस हो जाते हैं, जबकि ठंडी है तो वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रभावित करने वाले कारक आपके लवणता के हैं। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगला वीडियो इसी से संबंधित आपका इन लवणता के वितरण से हम संबंधित बातें करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर लवणता का वितरण किस प्रकार से रहता है, वो क्षैतिज और लंबवत वितरण के बारे में हम बातें करेंगे। तो अगला वीडियो आपका जल्दी प्रसारित हो जाएगा। जय हिंद।